नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत के विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारत का विशाल मैदान 7,77,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका एरिया जो है वो है 7,77,000 वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ है? हिमालय पर्वत। ये हिमालय पर्वत मैप के अंदर दिख रहा है। इसके दक्षिण में ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है। It is an aggradational plain formed by the depositional work of three major river systems, that is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र तीन नदियां हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के निक्षेप क्रिया द्वारा, जो डिपोजिशनल वर्ग है, निक्षेप हो रहे हैं, जो अवसाद वो नदियां लेकर आ रही है, जो सेडिमेंट्स वो अपने साथ ले रहे हैं, उनका जब डिपोजिशनल होता है उसको हम कहते हैं निक्षेप। तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित ये विशाल मैदान है, जिसे उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। This Archean plain is also known as Indo-Gangetic Brahmaputra plain, क्योंकि तीन नदियों के द्वारा बना हुआ है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होने के कारण इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ये आर्क शेप में है। This is the largest alluvial tract of the world. ये संसार का सबसे बड़ा एलुवियल ट्रैक्ट है, extending for a length of 3,200,000 kilometer from the mouth of Indus to the mouth of Ganga, of which the Indian sector alone accounts for 2,400 kilometer in length. गंगा और सिंधु नदियों के मुहावने के बीच पूर्व दिशा में इसकी लंबाई लगभग 3,200 किलोमीटर है। और ये तो पूरी की पूरी लेंथ आई। अगर अपन इंडस रिवर को भी ले लें और जो अपने इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर इसकी कितनी लेंथ है? क्योंकि इंडस रिवर पाकिस्तान में भी चली जाती है, सिंधु नदी, तो अगर उसको भी ले लें तो 3,200 उसकी लेंथ है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है? 2,400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। Its average width varies from 150 to 500 किलोमीटर। ये 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। एक समान चौड़ाई इसकी नहीं है। असम में ये मैदान सखड़ा है और इसकी चौड़ाई केवल 90 से 100 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर ये मैदान चौड़ा होता जाता है, वहां उसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है। संपूर्ण उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई 291 मीटर अंबाला और सहारनपुर के बीच में है। इसकी जैसे आप कहेंगे एलिवेशन है, जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई समुद्र तल से इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 200 मीटर है। और अधिकतम जो ऊंचाई पाई जाती है इसकी वो 291 मीटर कहाँ है? अंबाला और सहारनपुर के बीच है। यही भाग इस विशाल मैदान का जल विभाजक है, वाटर डिवाइडर। इसके पूर्व की ओर गंगा तथा उसकी सहायक नदियां पूर्वी दिशा में होने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो वाटर डिवाइड है, इस वाटर डिवाइड के पूर्व की तरफ जो नदियां हैं, गंगा और उसकी सहायक नदी आ जाती है, वो किस में जाकर गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। इसके पश्चिम की ओर, इस वाटर डिवाइड के पश्चिम की ओर कौन सी नदी है? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां किस में जाकर गिर रही है? अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। तो ये वाटर डिवाइड के रूप में काम कर रही है। Zoomorphology of the plain.
विशाल मैदान की स्थलाकृति। उत्तरी विशाल मैदान पूर्णतः समतल एवं सपाट मैदान है, परंतु इस मैदान की अपनी ही विशेषता है, इनका अपना ही स्थान है। मिट्टी की विशेषता, ऑन द बेसिस ऑफ सोइल, मिट्टी की विशेषता तथा ढाल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोइल एंड स्लोप, ऑन द बेसिस ऑफ सोइल एंड स्लोप, मिट्टी की विशेषता तथा ढाल के आधार पर इन विविधताओं को हम अलग अलग तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये वर्गीकरण दिया हुआ है। पहला जो वर्गीकरण लिया है, हमने लिया है बाबर प्रदेश। ये शिवालिक के गिरिपथ, फुट ऑफ द शिवालिक, जहां हिमालय पर्वत खत्म होता है, जो सबसे उसका बाहर वाला भाग है, उसको हमने कहा है शिवालिक। तो ये शिवालिक प्रदेश के गिरिपथ, जो फुट ऑफ शिवालिक्स है, प्रदेश से सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली सकड़ी पट्टी के रूप में स्थित है। जस्ट ये शिवालिक रेंज है, उसके नीचे की ओर है। गिरिपथ पर, फुट हिल्स पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में, क्योंकि ये फुट हिल्स पे है, नदियां ऊपर से बहकर आ रही है, तो गिरिपथ पर स्थित होने के कारण इन क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में अपने साथ पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर जाती है, डिपॉजिट कर देती है, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है, जिससे पोरस रॉक्स का निर्माण हो रहा है, मतलब जिसकी चीजें रिसकर नीचे चली जाती है, जिसमें छिद्र होते हैं। अतः इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है। तो ये जो पोर्शन है, बाबर वाला प्रदेश जो है, क्योंकि यहाँ पे पारगम्य चट्टानों का, प्रीवियस रॉक्स का निर्माण होता है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, नदियां गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। ये भाग कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। तो बाबर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, नदियां ऊपर से आ रही है, अपने साथ अवसाद जमा कर आ रही है, पारगम्य चट्टाने होने के कारण नदियां वहां पर विलुप्त हो जाती है। फिर दूसरा पोर्शन आ जाता है इसके अंदर, तराई प्रदेश, तराई रीजन। बाबर के दक्षिण में इसका सिचुएशन कहाँ है, शिवालिक आया, शिवालिक के नीचे बाबर आया और बाबर के जस्ट नीचे तराई आई। तो तराई प्रदेश बाबर के दक्षिण में मैदान का वो भाग होता है जहां बाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है। इसमें ध्यान देने वाले बात यह है कि जो ऊपर वाले प्रदेश, बाबर प्रदेश में जो नदियां विलुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी, वो वापस कहाँ रीइमर्ज हो गई, तराई वाले प्रदेश में। तो यहाँ लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है, इसे तराई प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है। यहाँ पर अधिकांश भाग पर दलदल होता है, क्योंकि नदियां वापस रीइमर्ज हो गई है, तो स्वाम्पी एरिया ही होता है, दलदली भाग ही होता है। नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कण बाबर प्रदेशों की अपेक्षा छोटी होती है। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से होती है। कई बार कंपटीशन के अंदर हमसे बाबर और तराई के अंदर सिचुएशन पूछ लेते हैं, कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे की तरफ है, क्या इसके अंदर अंतर है। तो मोटे रूप से जो इसका अंतर है वो है कि बाबर तो शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है, और तराई ये बाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके साथ फैला हुआ है। तो बाबर के दक्षिण की ओर तराई है। जो डिफरेंस है, इसके मोटा जो अंतर आ जाता है वो है, बाबर के अंदर पारगम्य चट्टानों के कारण अधिकांश नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है, और तराई के अंदर बाबर प्रदेश की भूमिगत नदियां तराई में धरातल पर आ जाती है और दलदल पैदा कर जाती है। तो बाबर के अंदर तो नदियां विलुप्त हो रही थी, और तराई के अंदर नदियां वापस रीएमर्ज हो रही है, वापस वो नदियां आ जाती है। तो मोटा डिफरेंस इसके अंदर हो गया। तीसरा हमारे पास में आ जाता है बांगड़ प्रदेश। बांगड़ में ऊंचा भाग है, जहां
जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। तो बांगड़ वे ऊंचा भाग है, अपलिफ्टेड एरिया, हाई एरिया है, जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। जब बाढ़ आती है तो हिली एरियाज पे पानी नहीं पहुंच पाता। तो जब उन पे पानी नहीं पहुंच पाता तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बना हुआ होता है। इसकी ऊंचाई कहीं कहीं पे 30 मीटर है, परंतु ऊंचाई में उतार चढ़ाव इस प्रकार है कि सामान्य दृष्टि से देखने पर बांगड़ तथा खादर में बहुत कम अंतर दिखाई देता है। दूसरा आ जाता है खादर। खादर प्रदेश, खादर प्रदेश में नीचा भाग है। बांगड़ तो क्या था, ऊंचा भाग जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। खादर, खादर वो नीचा भाग है जहां नदियों का बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी लाकर वहां पर बिछा देता है। तो जब बाढ़ का पानी आ रहा है वहां पे, तो क्या होगा, नवीन आपकी मिट्टी का यहाँ पे निर्माण होगा। एल्यूवल जो सोइल आएगी वो आपकी न्यू आती रहेगी, इसलिए नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा खादर निर्मित होते हैं। तो बांगर और खादर, बांगर क्या हुआ, बांगर ऊंचा भाग हुआ और खादर नीचा भाग हुआ। बांगर में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्योंकि ऊंचा भाग है, और खादर क्योंकि नीचा भाग है तो उसमें बाढ़ का जल पहुंच पाता है। बांगड़ के अंदर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्योंकि वहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, और खादर के अंदर क्योंकि बाढ़ का पानी पहुंच पाता है तो नवीन जलोढ़ मिट्टी वहां प्रतिवर्ष आती रहती है। फिर आ जाता है अगला रे। ये शब्द भी बहुत पूछते हैं। बांगड़ प्रदेश के जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है, तो बांगड़ प्रदेश के जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है उसमें कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन परत आ जाती है, सफेद रंग का एक वो आ जाता है, उसकी परत आ जाती है, उसे ही हम कहते हैं रे अथवा कल्ला। ये उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के शुष्क भागों में अधिक पाया जाता है। तो रे क्या होता है, जब हम बहुत अत्यधिक सिंचाई कर देते हैं तो उसमें भूमि पर एक नमकीन सफेद परत जम जाती है, उसे हम रे या कलर कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के शुष्क भागों में अधिक पाया जाता है। फिर आ जाता है भूर। बांगड़ प्रदेश के कुछ भागों में, बांगड़ प्रदेश के कुछ भागों में, बांगड़ प्रदेश कौन से हैं, बांगड़ प्रदेश है आपके ऊंचे वाले भाग। तो बांगड़ प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है। वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण क्या हुआ, ऊपर वाली मिट्टी इरोड हो गई, तो कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और वहां पर क्या निकल आती है, कंकरीली पत्थर, कंकरीली मिट्टी मिलती है। ऐसी भूमि को भूर कहते हैं। पथरीली हो जाती है, कंकरीली हो जाती है, तो ऐसी मिट्टी को हम कहते हैं भूर। ऐसी भूमि को हम कहते हैं भूर। गंगा तथा रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में भूर का जमाव विशेष रूप से मिलता है। एक और शब्द आ जाता है डेल्टा, डेल्टाई प्रदेश। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपनी मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। जब नदियां अपने मुहाने के निकट पहुंचती है, मुहाना मतलब माउथ, जब वो जाकर सागर में मिलने वाली होती है उससे पहले गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया। जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है उन्होंने अपने माउथ के पास में विशाल डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। कहाँ पाया जा रहा है, बांग्लादेश और भारत के अंदर पाया जाता है। इस डेल्टा का पुराना भाग भारत में है और नया भाग बांग्लादेश में है। अब आ जाता है रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, विशाल भारत का प्रादेशिक प्रांत। ये इस मैप के अंदर हम देख सकते हैं। पश्चिम में राजस्थान से लेकर, पश्चिम की ओर है ये, पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक इस विशाल मैदान के उच्चावच में महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। इस दृष्टिकोण से इसे पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इसके हमने डिविजन्स किए हैं। ऊपर ये नॉर्दर्न प्लेन है,
नॉर्दर्न प्लेन के पास में आप आ जाएंगे पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा प्लेन। वेस्ट की तरफ आप जाएं, पश्चिम की तरफ आप जाएं तो आपका आ जाएगा राजस्थान का मैदान, राजस्थान प्लेन। ईस्ट की तरफ आप आए तो गंगा का जो है, गंगा का जो मैदान है उसको 3 भागों में डिवाइड किया। गंगा का मैदान यह है ऊपरी गंगा का मैदान, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, मध्य गंगा का मैदान तथा निम्न गंगा का मैदान। और फिर चौथा आ जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान का, राजस्थान प्लेन। सबसे पहले आ जाएगा राजस्थान प्लेन। It extends from west part of Rajasthan, Aravalli Ranges to the border of India, Pakistan. इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग अरावली पहाड़ियों से भारत पाकिस्तान सीमा तक है। It extends 640 kilometers from northeast to southwest and its average width is 250 to 300 kilometers. इसकी जो लंबाई है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसकी लंबाई 640 किलोमीटर्स है और जो इसकी चौड़ाई है वो 250 से लेके 300 किलोमीटर्स तक है। इस टोटल एरिया इज अबाउट 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो टोटल एरिया है वो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, आउट ऑफ विच 1.75 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर लाइज इन इंडिया। इतना एरिया इंडिया के अंदर है, बाकी पाकिस्तान के अंदर है। थार और ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज द वेस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन्स इन द वेस्टर्न पार्ट। सबसे एक्सट्रीम एरिया वाला इसका कौन सा है? मरुस्थली वाला ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये इसका पश्चिम तक वाला भाग है। अ सेमी एरिड प्लेन लाइंग ईस्ट ऑफ थार डेजर्ट इज नोन एज राजस्थान बांगड़। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला आ जाता है मरुस्थली, जो अभी अपन ने बात की थी। मरुस्थली के अंदर डेजर्ट प्लान वाला, यहाँ पर बालू अधिक है और बालू का स्थित अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर धरातल के ऊपर नीज, सीस तथा ग्रेनाइट चट्टानें दिखाई देती है। ये मुख्यतः शुष्क मरुस्थली भाग है जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरा वाला भाग असेमी एरिड प्लेन, जिसे हमने कहा राजस्थान बांगड़। राजस्थान के मैदान का उत्तरी तथा पूर्वी भाग उच्च प्रदेश है जो राजस्थान बांगड़ कहलाता है। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। पश्चिम में इसका विस्तार 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होता है। तो जो इसका पश्चिम में इसका विस्तार है वो किसके द्वारा डिमार्केट हो रहा है? 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट समवर्षा के दौरान इसका निर्धारित है। यहाँ की प्रमुख नदी The Luni is the only southwest flowing river of this river. यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। The Sambhar, the Kuchaman and the Didwana are important lakes situated to the north of Luni river. जैसा कि हम सभी जानते हैं सांबर, कुचामन, डीडवाना ये सब खारे पानी की झीलें हैं। ये जो लूनी रिवर है उसके नॉर्थ में पाई जाती है। दूसरा हमारा आ जाता है पंजाब हरियाणा प्लेन्स। इट एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन वेस्ट टू यमुना इन द ईस्ट। ये पंजाब से शुरू होकर यमुना नदी तक आ जाता है। इट एक्सटेंड फॉर अबाउट 640 किलोमीटर फॉर नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट। द एरिया इज अबाउट 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ईस्टर्न बाउंड्री इन हरियाणा इज फाउंड बाय यमुना रिवर। ये एक चौरस मैदान है जो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें कौन कौन से रहता है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। इट इज ड्रेन्ड बाय 5 rivers and the intervening area between the river is known as दुआ। ये 5 नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम नामक 5 नदियों का बना हुआ मैदान है।
ये दोआबों का बना हुआ मैदान है। दो नदियों के बीच को क्षेत्र को, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। द एरिया बिटवीन द टू रिवर्स आर नोन एज दोआब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। इसमें 5 दोआब पाए जाते हैं। पहला है सिंध सागर दोआब बिटवीन द झेलम चिनाब एंड सिंध सागर दोआब कौन कौन सी नदियों के बीच में? झेलम, चिनाब एवं सिंध। दूसरा आ जाता है चास दोआब। चास दोआब बिटवीन द झेलम एंड द चेनाब। ये चास जो शब्द बना है दो नदियों से बना है। देखो CH का मतलब चिनाब और जे का मतलब झेलम। तो हम इसमें ध्यान रख सकते हैं कि ये कौन सा एरिया है? चिनाब और झेलम नदी के बीच वाला एरिया, तो चास। तीसरा आ जाता है रेचना दोआब। रेचना दोआब बिटवीन द रावी एंड द झेलम। जो रेचना जो दोआब है किसके बीच का एरिया है? रावी नदी और चिनाब। ये भी देखो आर का मतलब रावी और CH का मतलब चेनाब। तो हम इसे देख सकते हैं कौन कौन सी नदियां, क्योंकि कई बार कंपटीशन में पूछते हैं कि रेचना दोआब की कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित है। तो R से मतलब रावी और CS से मतलब चेनाब। फिर आ जाता है बारी दोआब। बारी दोआब जो है ब्यास नदी एंड रावी नदी के बीच में है। बी का मतलब ब्यास नदी और R का मतलब रावी नदी। तो ब्यास नदी और रावी नदी के बीच का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको हम कह रहे हैं बारी। और आ जाता है 5th वाला है बिस जालंधर दोआब। बिस जालंधर दोआब बिटवीन द ब्यास एंड द सतलज। ब्यास नदी और सतलज के बीच वाला जो दोआब एरिया है उसको हम कहते हैं बिस जालंधर दोआब। विभाजन के फलस्वरूप इनका कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया है और अब सतलज, व्यास और रावी नदियों के मैदानी भाग इसमें सम्मिलित है। शिवालिक की नदियों के साथ लगते हुए मैदान में अनेक छोटी छोटी नदियों ने बड़ी संख्या में अपरदन कार्य किया है, इरोजन किया है, जिसके कारण यहाँ बड़ी संख्या में खड्ड मिलते हैं, गली मिलती है। नदियों द्वारा बनाए गए इन खड्डों को स्थानीय भाषा में चोज CHOS चो कहते हैं। नदियों द्वारा बनाए गए इन खड्डों को, जो इन्होंने गली बनाई है, खड्ड बनाए हैं, उनको हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चोज। इस प्रकार के चो कहाँ मिलते हैं? चो पंजाब के होशियारपुर जिलों में